आज के इस वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 जेबी के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 7 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के परिघटना प्रकाश के किस प्रकृति की पुष्टि करती है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसमें 3 प्रश्न को ज्वाइन किया गया है और तीनों प्रश्न को जो है बारी बारी से हल करके बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन को पहले समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश के किस प्रकृति की पुष्टि करती है? तो इसका उत्तर जो है आपको याद रखेंगे कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो परिघटना होता है वह कणिका के प्रकृति पर आधारित होती है, कण पर आधारित होती हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख लेंगे। अब यहाँ पर पहला का उत्तर होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश की अप्रकाश की कणिका का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। तो प्रकाश के कण, यहाँ पे कहा जाएगा कण प्रकृति की पुष्टि करती है, कण प्रकृति की पुष्टि करती है, कण प्रकृति की पुष्टि करती है। पहला का जो है आंसर समाप्त हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि करती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश के कण प्रकृति की पुष्टि करती है। अब दूसरा जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे जो समीकरण लिखना है तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे। अब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण। अब क्या समीकरण होता है इसका थोड़ा सा निगमन भी कर लिया जाए कि यहाँ पर समीकरण के बारे में बताया गया है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है। तो आइंस्टीन साहब क्या बताए थे, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होता है ई के बराबर, अधिकतम गतिज ऊर्जा को ई के से प्रदर्शित करते हैं, और यह जो होता है फोटान की ऊर्जा क्या होता है, कहेंगे यहाँ पर फोटान की ऊर्जा, और माइनस क्या होता है लिखेंगे फोटान की ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होता है, फोटान की ऊर्जा माइनस क्या होता है, कार्यफलन, क्या होता है, कार्यफलन, इसका फार्मूला होता है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का जो परिभाषा होता है, फोटान की ऊर्जा और कार्यफलन के अंतर को अधिकतम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे ई के से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ई के बराबर हो जाएगा, और फोटान की ऊर्जा कितनी होती है तो एच गामा होता है, और कार्यफलन का सूत्र जो है डब्ल्यू होता है। अब कार्यफलन का प्रतीक जो डब्ल्यू हुआ, अब डब्ल्यू का सूत्र क्या होता है, तो डब्ल्यू का सूत्र होता है डब्ल्यू बराबर एच गामा नाट हो जाएगा। तो यह हो गया एच गामा नाट, ये किसका सूत्र हो गया, तो
पे कार्यफलन का हो गया, तो अगला लाइन जो बनेगा ई के बराबर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एच गामा हो गया माइनस, और ये डब्लू को हटाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर एच गामा नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है एच को कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ई के बराबर हो जाएगा और इसमें से एच कॉमन हो जाएगा तो गामा माइनस गामा नॉट हो जाएगा। और ई के का सूत्र क्या होता है, तो ई के का नाम है अधिकतम गतिज ऊर्जा, और अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 एम वी का स्क्वायर मैक्सिमम हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, 1/2 एम वी स्क्वायर, मैक्स मतलब यह हो गया अधिकतम है इसलिए हम मैक्सिमम यहाँ लागू कर देंगे तो क्या बनेगा 1/2 एम हो जाएगा भी का स्क्वायर मैक्स हो जाएगा, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा हो गया बराबर एच गामा माइनस गामा नॉट हो जाएगा। यह किसका सूत्र हो गया, तो आइंस्टीन का समीकरण हो गया। कहेंगे यह सूत्र किनका है, तो आइंस्टीन का जो है प्रकाश वैद्युत समीकरण बन गया। तो क्या बना 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स बराबर एच गामा माइनस गामा नॉट। कैसे सूत्र का निगमन किए हैं, पहले ई के बराबर फोटान की ऊर्जा माइनस कार्यफलन होता है, फोटान की ऊर्जा एच गामा होता है और कार्यफलन को डाब्लू, और डाब्लू का सूत्र बदल एच गामा नॉट हो गया, इसमें से एच कामन ले लिए हैं, गामा माइनस गामा नॉट हो गया, और ई के का सूत्र हो गया 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स बराबर एच गामा माइनस गामा नॉट हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश उत्सर्जन के जो नियम लिखना है, अब नियम को लिखना है तो लिखेंगे यहाँ पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम। अब प्रकाश जो है वैद्युत उत्सर्जन के कितने नियम हैं, अब ये नियम को जो है संक्षिप्त में जो है व्याख्या करना है तो संक्षिप्त में व्याख्या कर देंगे। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कितने नियम हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के मुख्य नियम 3 हैं। पहला नियम क्या है, तो पहला नियम लिख लेंगे यहाँ पर, पहला जो नियम होता है आवृत्ति नियम होता है। क्या होता है, आवृत्ति नियम होता है। अब आवृत्ति नियम क्या होते हैं, अब इनके बारे में जो है बताना है कि आवृत्ति नियम पर जो है व्याख्या करना है। तो आवृत्ति नियम क्या है, जब आपतित जो विकिरण की आवृत्ति जो होती है अगर बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब, लिख लेंगे यहाँ पर जब आपतित, जब आपतित, आपतित माने जब प्रकाश किरण जो आता है, आपतित विकिरण, आपतित विकिरण की आवृत्ति, आपतित विकिरण की आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति बढ़ती है, आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है, तो उत्सर्जित, बढ़ती है तो उत्सर्जित, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो आवृत्ति का नियम समझ में आ गया होगा कि आवृत्ति का नियम क्या है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है कब बढ़ेगा, जब आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ती है। आवृत्ति का नियम मतलब आवृत्ति बढ़ती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। तो पहला नियम समाप्त हो गया। अब दूसरा नियम क्या है, तीव्रता नियम। क्या है, लिखेंगे यहाँ पर तीव्रता नियम। अब लिख लेंगे यहाँ पर तीव्रता नियम। अब तीव्रता नियम क्या है, अब तीव्रता नियम को समझ लेते हैं कि तीव्रता नियम क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर जब आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और जबकि गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, नहीं बदलती है। तो लिखेंगे जब, यहाँ लिख लेंगे जब, जब आपतित विकिरण, जब आपतित विकिरण, आपतित विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण की तीव्रता, तीव्रता बढ़ती है, तीव्रता बढ़ती है, बढ़ती है तो उत्सर्जित, कहेंगे यहाँ पर तो उत्सर्जित बढ़ती है तो उत्सर्जित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो ये दो जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला क्या बताया गया है, आवृत्ति नियम। जब आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ती है तो उत्सर्जित जो है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। अब यहाँ पर जो है अगला जो है समय अंतराल का नियम, यहाँ लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं समय अंतराल का नियम। क्या रहेगा यहाँ पर, समय अंतराल का नियम, समय अंतराल का नियम। अब समय अंतराल का नियम क्या है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। समय अंतराल का नियम क्या है, जैसे ही प्रकाश की सतह पर गिरता है, जैसे ही प्रकाश धातु के सतह पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। लिखेंगे यहाँ पर जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है, धातु के सतह पर क्या होता है, गिरता है, धातु के सतह पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित हो जाता है। जैसे ही प्रकाश धातु के सतह पर गिरता है इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित हो जाता है, मतलब उत्सर्जन में कोई समय विलंब नहीं होता है। इसका मतलब लिखेंगे, इसका मतलब उत्सर्जन में कोई समय विलंब नहीं है, उत्सर्जन में कोई समय विलंब नहीं है। तो यह तीन जो है नियम जो है आपको याद रखना है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के तीन नियम। पहला आवृत्ति का नियम, तीव्रता का नियम, समय अंतराल का नियम। जैसे ही प्रकाश धातु के सतह पर गिरता है इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित हो जाता है, इसका मतलब उत्सर्जन में कोई समय विलंब नहीं है। तो ये तीनों तीव्रता का नियम जो है, तीनों जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे जो है इसका अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न है, न्यूक्लियन से क्या तात्पर्य है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध लिखिए और दर्शाइए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें जो है कई प्रश्न दिया गया है, बारी बारी से सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो सबसे पहले जो समझेंगे न्यूक्लियन क्या है और नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या है। तो जो न्यूक्लियन होते हैं वही नाभिक का द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे न्यूक्लियन, हेडिंग रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर, न्यूक्लियन से आप क्या समझते हैं। तो न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या एक ही कहा जाता है। तो न्यूक्लियन की जब परिभाषा जब लिखेंगे तो किसी नाभिक में उपस्थित, क्या लिखेंगे, किसी नाभिक में उपस्थित, यहाँ पर किसी नाभिक में उपस्थित, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन की संख्या कह सकते हैं या न्यूक्लियन कहते हैं।
इसे द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, इसे द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, इसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। न्यूक्लियन को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो नीचे लिख लेंगे यहाँ पर द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न कंप्लीट हो गया, न्यूक्लियन भी खत्म हो गया और द्रव्यमान संख्या भी खत्म हो गया। तो किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को न्यूक्लियन कहते हैं, इसे द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है और द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कि नाभिक का द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में संबंध लिखिए। अब यहाँ पर एक सूत्र का जो है छोटा सा डेरिवेशन करना होगा। तो छोटा सा डेरिवेशन कैसे होगा, तो यहाँ सबसे पहली नाभिक का जो आयतन है वह द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। यहाँ लिखेंगे नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है, द्रव्यमान संख्या के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। देखेंगे यहाँ पर नाभिक का जो आयतन है वह जो है द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसका अर्थ को समझेंगे पहले, तो लिखेंगे यहाँ पर नाभिक का आयतन, क्या रहेगा यहाँ पर नाभिक का आयतन किसके समानुपाती है या किसके अनुक्रमानुपाती है, तो लिखेंगे नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर त्रिज्या में संबंध लाना है, क्योंकि नाभिक का आयतन नहीं चाहिए, हमको त्रिज्या चाहिए। तो नाभिक का आयतन का सूत्र क्या है, तो नाभिक का जो आयतन होता है वह सूत्र होता है 4/3, क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यू, और यह जो है अनुक्रमानुपाती द्रव्यमान संख्या किसे दिखाएंगे, ए से। अब आर और ए के बीच में संबंध पूछा गया है कि नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या है और उसकी त्रिज्या में क्या संबंध है, तो यह 4/3 पाई को छोड़ देंगे, आर और ए को प्रयोग करेंगे तो क्या संबंध बनेगा, तो आर का क्यू समानुपाती या अनुक्रमानुपाती ए हो जाएगा। अगर ये 3 घात जो है हटेगा तो इसके ऊपर जब जाएगा, एक ऊपर जाएगा, तो आर अनुक्रमानुपाती ए के पावर, अब ए के पावर क्या बन जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ घात है, उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब इस चिन्ह को हटाएंगे तो आर बराबर क्या बन जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे ए के पावर क्या बनेगा 1/3। अब यही जो संबंध आया यह नाभिक का त्रिज्या हो गया और ए का नाम क्या है, द्रव्यमान संख्या में संबंध आ गया। तो आर बराबर क्या आ गया, आर नॉट ए के पावर 1/3 आ गया। यह किस में संबंध है, तो नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में जो है यह संबंध आ गया। आर बराबर आर नॉट ए के पावर 1/3। आर नॉट क्या नाम है, तो यह लिखेंगे आर नॉट एक नियतांक माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह सूत्र का डेरिवेशन जो किया गया है समझ में आ गया होगा। इसमें 3 प्रश्न पूछा गया था, तो पहला 2 क्वेश्चन तो इसमें हो गया और एक क्वेश्चन यह कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और इसमें दिया गया है, तो एक क्वेश्चन किसको भी समझ लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो बताया गया क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि नाभिक का जो घनत्व है वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो नाभिक का जो घनत्व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर घनत्व को कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ सबसे पहला काम करेंगे। अब घनत्व को निकालने के लिए सबसे पहले आपको नाभिकीय घनत्व हेडिंग डालेंगे। नाभिकीय घनत्व का जब यहाँ पर नियम लिखेंगे, नाभिकीय घनत्व। अब नाभिकीय घनत्व कैसे निकाला जाता है, पहले इसको सीखा जाएगा कि नाभिकीय घनत्व कैसे निकलेगा। तो नाभिकीय घनत्व को अगर निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो अब लिखेंगे, अगर माना लिखा जाए तो लिखेंगे यहाँ पर माना लिखा गया। माना न्यूक्लियन की जो औसत द्रव्यमान है, माना एक न्यूक्लियन का औसत द्रव्यमान क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर औसत
जो द्रव्यमान है वो छोटा यम मान लेंगे, औसत द्रव्यमान, और यहाँ औसत द्रव्यमान क्या है तो कहेंगे यहाँ पर यम है, स्मॉल यम। तथा नाभिक का, तथा लिखेंगे यहाँ पर नाभिक की द्रव्यमान संख्या, नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या क्या है तो कहेंगे नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या है वह ए है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है तो कहेंगे नाभिक की द्रव्यमान संख्या ए है। तो नाभिक का द्रव्यमान क्या होगा तो लिखेंगे यहाँ पर नाभिक का द्रव्यमान। तो नाभिक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अब नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा, तो नाभिक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। जब यहाँ पे लिखा है नाभिकीय घनत्व, तो नाभिकीय घनत्व को निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे माना एक न्यूक्लियन का औसत द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है, और नाभिक का द्रव्यमान संख्या ए है, तो नाभिक का द्रव्यमान क्या होगा, तो यम में ए का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा यम ए जो बनेगा वही नाभिक का क्या बन जाएगा, द्रव्यमान बन जाएगा। तो ये नाभिक का द्रव्यमान आपको याद रखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब घनत्व का सूत्र लिखेंगे क्योंकि हमको घनत्व निकालना है, घनत्व में संबंध स्थापित करना है, तो अब घनत्व का सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, द्रव्यमान बटा आयतन। तो अब यहाँ पर द्रव्यमान किसका द्रव्यमान और किसका आयतन, तो यहाँ नाभिक का कुल द्रव्यमान हो जाएगा और यह आयतन नाभिक का आयतन हो जाएगा। तो और यहाँ घनत्व को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ घनत्व को रो से प्रदर्शित करेंगे, और द्रव्यमान को अब कितना निकला है तो यम में निकला था, यम ए निकला था, और आयतन का सूत्र क्या है 4/3 पाई आर का क्यू। यह सूत्र किसका है, घनत्व का सूत्र हो गया। यहाँ पर घनत्व बराबर क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। यह यम में क्या आ गया, समीकरण नंबर 1 में यम में का मान निकाला गया था द्रव्यमान, और यहाँ द्रव्यमान निकल गया 4/3 पाई आर का क्यू, यह आयतन निकल गया। अब यहाँ पर आर का मान जो निकाला गया था, अभी देख सकते हैं आर का मान एक बार और देख लिया जाए कि आर का मान क्या निकला था। तो यहाँ पर देखिए आर का मान क्या है, R0 a के पावर 1/3। अब आर की जगह पे इस मान को क्या करेंगे, रख देंगे। अब यहाँ पर जब मान रखेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे R0 का मान क्या निकला था, R बराबर क्या निकला था, R0 a के पावर 1/3। अब इस R के जगह पे रख देंगे तो क्या बनेगा, रो बराबर हो जाएगा यम हो जाएगा, ए हो जाएगा बटा 4/3 उतर जाएगा, पाई उतर गया, आर का मान भर दीजिए। तो आर का मान क्या भरेंगे, R0 a के पावर 1/3, और इसके पावर क्या दिया है, इसके पावर 3 घात दिया है। अब यहाँ पर जब 3 घात अंदर करेंगे तो R0 का क्यू होगा, और 3 से 3 ये कट जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर रो बराबर हो जाएगा, ऊपर क्या बनेगा यम ए हो जाएगा पूरे का बटा, और नीचे लिखेंगे 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो गया, पाई हो जाएगा, R0 का क्यू बन जाएगा, R0 का क्यू हो गया, और 3 घात से 3 घात खत्म तो बचेगा ए। अब यहाँ पर कौन कटेगा, तो देखेंगे यहाँ पर भी कटने वाला अंक है, तो यहाँ कौन कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यह ए प्लस में है और ये भी जो ए प्लस में है दोनों प्लस में है, कट जाएगा। तो ए से ए कट जाएगा क्योंकि अंश में है और हर में है, तो कटने के बाद से बचेगा क्या, तो 3 घात ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो रो बराबर क्या बनेगा, अब यहाँ रो बराबर 3 ऊपर जाएगा तो 3 यम हो जाएगा बटा, और यहाँ बचेगा 4 पाई R0 का क्यू। यह मान आ गया घनत्व का। अब यह घनत्व का मान जो निकला है, इसमें जो घनत्व का मान निकला 3m/4 पाई R0 का क्यू, तो इसमें कहीं भी द्रव्यमान संख्या नहीं दिखाई दे रहा है। द्रव्यमान संख्या मतलब ए, इस सूत्र में ए नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो नाभिक का घनत्व है वह द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, और यही सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर दर्शाइए नाभिक का जो घनत्व है, नीचे लिख देंगे नाभिक का जो घनत्व आया है वह द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं निर्भर करता है, क्योंकि इसके अंदर ए नहीं है, मतलब सूत्र के अंदर ए नहीं है, तो इसका मतलब नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में
आ गया होगा। तो इसमें 2 प्रश्न दिया गया था, दोनों प्रश्नों को जो है हल करके बताया गया। अब अगले भाग में जो है यहाँ से जो है अगला जो है खंड 8वां प्रश्न है। अब अगले भाग में 8वां में 2 प्रश्न हैं और 9वां में जो है 2 प्रश्न हैं। दोनों प्रश्न को अगले भाग के वीडियो में हल करके और जो है वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जा करके जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।